ओके। किसी का भी रिप्लाई नहीं आया, इसका मतलब है कि तमाम पार्टिसिपेंट के पास जो आर और आर स्टूडियो मौजूद है। तो पहला स्टेप, काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट, ये मैं इसको क्लोज करने लगा हूँ। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली यहाँ पे आए, विंडो पे स्टार्ट बटन पे। स्टार्ट बटन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे में भी आपको आर शो हो जाए। अगर यहाँ पे आर शो नहीं हो रहा तो ये नीचे सर्च बार है, सर्च बार पे क्लिक करें। सर्च बार पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास ये शो हो रहा है आर स्टूडियो। और अगर अभी भी आपके पास यहाँ पे आर स्टूडियो शो नहीं हो रहा, आपने यहाँ पे टाइप करना है आर स्टूडियो, तो आपके पास ये आर स्टूडियो शो हो जाएगा। इस पर क्लिक करें। आपके पास एक पेज ओपन होगा इस तरह, तीन विंडोज होंगी आपके पास। जिन लोगों ने आर को फर्स्ट टाइम ओपन किया है, आर स्टूडियो को, उनके पास तीन विंडो होंगी। और अगर आप यहाँ पे, ये मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का बटन है, इस पर क्लिक करें मैक्सिमाइज बटन के ऊपर, आपके पास फोर विंडो शो हो जाएंगी। दोबारा क्लिक करेंगे तो आपके पास थ्री विंडो, और यहाँ पे अगेन क्लिक करेंगे तो आपके पास फोर विंडो शो होंगी। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट यहाँ तक डन कर लें कि आपने आर स्टूडियो को ओपन कर लिया है और आपके पास फोर विंडो शो हो रही हैं। और एक और चीज़ आपने कन्फर्म करनी है कि आपके पास यहाँ पे कंसोल में, ये स्क्रीन नंबर 2 पे R 4.3.3 शो हो रहा है या नहीं। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट रिप्लाई कीजिएगा। आपने आर स्टूडियो को ओपन कर लिया है और आपके पास फोर स्क्रीन शो हो रही हैं, जस्ट डन टाइप कर दें। ओके, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आज की जो हमारी क्लास है वो वेरी बेसिक है। इस क्लास में हम आर के बारे में सीखेंगे, अभी हम एनालिसिस की तरफ नहीं जा रहे। अभी जस्ट पहले आर को समझेंगे कि आर की वर्किंग क्या है, किस बेस पे आर जो है वो वर्क करता है, और इसकी जो चार विंडोज शो हो रही हैं, इनका क्या पर्पस है। अगर मैं आपको ये आर दिखाऊं, ये डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, आपके पास भी ये पड़ा हुआ होगा डेस्कटॉप, R 4.3.3। अगर आप इस पर क्लिक करें तो आपके पास इस तरह की इस तरह का एक पेज ओपन होगा। ये आर प्रोग्रामिंग है, ठीक है। इस पे भी आप जो है वो एनालिसिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 5 + 5 और रन करता हूँ इसको, ये देखें इसने मुझे आंसर दे दिया। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही स्क्रीन है हमारे पास, एक ही विंडो है, एक ही ऑप्शन है, इसी पे हमने सब कुछ करना है, और सब कुछ हमने बाई प्रोग्रामिंग करना है और मैनुअली करना है। अगर दूसरी तरफ आए तो दूसरी तरफ हमारे पास है आर स्टूडियो। इस पर आपके पास ऑप्शन ज़्यादा हैं। ये थोड़ा सा आपको अट्रैक्ट भी कर रहा है, और स्पेशली वो लोग जिनका ताल्लुक प्रोग्रामिंग से नहीं है, जिनका ताल्लुक आईटी से नहीं है, उनके लिए ये आसान लग रहा है। आर स्टूडियो, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें शो हो रही हैं। आर थोड़ा सा मुश्किल फील हो रहा है। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि अब हमने दो पैकेजेस इंस्टॉल किए हैं, एक का नाम है आर, एक का नाम है आर स्टूडियो। तो दोनों में से हम कौन सा पैकेज यूज़ करेंगे, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, कौन सा टूल यूज़ करेंगे। एक हमारे पास आर है और दूसरा आर स्टूडियो है। तो इसका आंसर ये है कि अब हम जो है वो आर स्टूडियो को यूज़ करेंगे। यानी अब हम जो है जितने भी एनालिसिस सीखेंगे वो हम आर स्टूडियो पे सीखेंगे। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन है कि अगर हमने ये तमाम एनालिसिस और तमाम स्टेप आर स्टूडियो पे सीखने हैं,
तो हमें आर क्यू इंस्टॉल करवाया गया। और एक्चुअली आज जो है वो 29th बैच की फ़र्स्ट क्लास है। तो इनका जो फर्स्ट लेक्चर है वो है। आप अटेंड कर ले, आपका ये रिवाइज हो जाएगा। और कल आपकी क्लास, कल भी जो है इनका सेकंड होगा, इंपोर्ट फाइल को इंपोर्ट कैसे किया जाता है। तो आप इसमें शामिल हो, चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाएंगी, आपके क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ सकते हैं। और अगर कोई इश्यूज हैं वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके। क्योंकि यहाँ पे जो 29th बैच है, इसमें आज उनकी फर्स्ट क्लास है, तो वो बिल्कुल ज़ीरो से हैं आज। ओके। अच्छा, आर और आर स्टूडियो, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? और दूसरा क्वेश्चन ये कि हमने अगर आर को यूज़ नहीं करना तो हमने इसको इंस्टॉल क्यों करवाया? तो वहाँ पार्टिसिपेंट ने आर को भी इंस्टॉल किया, आर स्टूडियो को भी इंस्टॉल किया। तो ये मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल के साथ क्लियर करता हूँ। ये आपको वाइट बोर्ड की जो है ना वो इमेज शो हो रही है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक पिक्चर ड्रा करता हूँ। फर्ज करते हैं कि ये हमारे पास एक ना गाड़ी है और ये इसका इंजन है, ठीक है। लेकिन इसका जो ढांचा है या इसका जो फ्रेमवर्क है या इसकी जो बॉडी है उसको उतार के हमने यहाँ पे रखा हुआ है। इस तरह फर्ज कर लेते हैं ये गाड़ी ए है हमारे पास और ये बी है। इस गाड़ी में इंजन है, इस गाड़ी में इंजन नहीं है। इस गाड़ी में बाकी कुछ भी नहीं है, सिर्फ इंजन है, टायर है, ये चलती है गाड़ी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई नुक्स नहीं है। इस गाड़ी में भी कोई नुक्स नहीं है, सिर्फ इंजन इस गाड़ी में नहीं है। बाकी सब कुछ है, ये वीआईपी सीट्स लगी हुई है, एसी लगा हुआ है, हर चीज़ इसकी है, ओके। सिर्फ इसमें इंजन नहीं है। तो अभी आप लोगों से ये मेरा क्वेश्चन है कि अगर आप लोगों को किसी एक को कहा जाए कि आप इस गाड़ी को ड्राइव करके, ये आपका घर है, ठीक है, यहाँ से आपने इसको वर्कशॉप पे लेके आना है, तो क्या आप गाड़ी ए को ड्राइव करके यहाँ तक लेके आ सकते हैं, या आप गाड़ी बी को ड्राइव करके लेके आ सकते हैं? जी शामुल हक, आंसर दीजिएगा इसका। होप कि आपको इसका आंसर पता है। मैं जस्ट इसको आपको क्लियर करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए पूछ रहा हूँ। हाँ, यानी क्योंकि ये इसमें इंजन है, इस पर हम वर्क कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर हम वर्क नहीं कर सकते जब तक इसके अंदर इंजन नहीं होगा। अगर हम इस गाड़ी को उठा के इसके अंदर फिट कर दें तो अब हम इसको ड्राइव करके लेके जा सकते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह फर्ज करें कि ये जो इंजन है ना, ये हमारे पास क्या है, आर। और ये गाड़ी का जो ढांचा है ये आर स्टूडियो है। आर स्टूडियो जो है गाड़ी का जो ढांचा है, हमें ये बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। हमें सर्दी गर्मी से बचाता है, बारिश से बचाता है, प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। यानी बहुत सारे हमें जो है वो इसके फायदे हैं। अब अगर हम इसको, इस इंजन सारे को इस गाड़ी में फिट कर दें तो इसको चलाना, हम इसको जो है वो अब चला सकते हैं। सेम इसी तरह आर जो है ये गाड़ी का इंजन है और आर स्टूडियो ढांचा है। आप आर को इस ढांचे के बगैर चला सकते हैं, जिस तरह इस गाड़ी को ना इस ढांचे के बगैर चलाया जा सकता है। लेकिन इस ढांचे को, जो गाड़ी का फ्रेम है, ढांचा है, इस ढांचे को इस इंजन के बगैर चलाना मुश्किल है, इसको हम नहीं चला सकते ना।
इसी तरह यहाँ पे आर जो है वो गाड़ी का इंजन है। आर को हम आर स्टूडियो के बगैर चला सकते हैं, लेकिन आर स्टूडियो को हम आर के बगैर नहीं चला सकते, ठीक है। इसलिए ये दोनों आपस में इंटरकनेक्ट हैं। यानी आर को हम जो है वो आर स्टूडियो के बगैर चला सकते हैं, ठीक है। दोनों सूरतों में हम चला सकते हैं। अगर आपके पास आर है फिर भी चला सकते हैं, अगर आर स्टूडियो है फिर भी आप इसको चला सकते हैं। लेकिन आर स्टूडियो के चलाने के लिए आपके पास दोनों पैकेज होना ज़रूरी है। आर भी होना ज़रूरी है और आर स्टूडियो भी होना ज़रूरी है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि आर और आर स्टूडियो में क्या फ़र्क है। आर एक्चुअली जो है ना, बेसिक समझ लें, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये इंजन है और इस पे मोस्टली मैकेनिक लोग काम करते हैं ना। यानी इसको अगर आप वर्कशॉप पे लेके जाना तो आपने देखा होगा कि मैकेनिक्स ने इंजन खोला होता है या वो काम वर्क कर रहे होते हैं। लेकिन जब आपने गाड़ी ड्राइव करनी है तो फिर आपके पास पूरा जो है ये फ्रेम के साथ इंजन होते हैं। तो इसी तरह आर जो है ये इंजन है और आर स्टूडियो जो है ये गाड़ी का ढांचा है। आर को मोस्टली जो प्रोग्रामर हैं, डेवलपर हैं, वो यूज़ करते हैं। जिस तरह ये इंजन पड़ा हुआ ना, ये ढांचा जो है, इसको अगर आप आम बंदे को कहा जाए कि इसको चलाएं और इसको घर से यूनिवर्सिटी लेके जाएं या यूनिवर्सिटी से कहीं बाजार लेके जाएं, तो ये बहुत मुश्किल होगा आप लोगों के लिए। लेकिन जो इंजीनियर है या मैकेनिक है वो इसको फ़ौरन ड्राइव करके अपनी वर्कशॉप तक ले जाएगी। तो आर को ड्राइव करना डाटा एनालिसिस के लिए मुश्किल है, डाटा एनालिस्ट के लिए मुश्किल है, बायोलॉजिस्ट के लिए मुश्किल है, इकोनॉमिस्ट के लिए मुश्किल है, क्योंकि वो हमारा फील्ड नहीं है। अगर इसके मुतबादल देखा जाए आर स्टूडियो, देखें हम चला आर को ही रहे हैं ना, ये देखें। अगर हम इस इंजन को फिट कर दें यहाँ पे, लेकिन फिर भी हम इसी इंजन को चला रहे हैं ना। लेकिन अब क्या है, थोड़ी सहूलत के साथ हम चला रहे हैं, आरामदा सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो आर स्टूडियो भी हमें सहूलत प्रोवाइड करता है कि हम इजी माहौल में बैठ के वर्क करें। होप कि आप लोगों को आर और आर स्टूडियो का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ आर के आर स्टूडियो में आर कहाँ है। अगर आप स्क्रीन नंबर ये यहाँ पे देखें कंसोल में, ये मेरे पास शो हो रहा है R4.3.3, ये देखें इसके अंदर इनकारपोरेट हुआ हुआ है। अगर यहाँ से हम आर को निकाल दें, आर को अनइंस्टॉल कर दें, तो आर स्टूडियो जो है ये वर्क नहीं करेगा। इसको फिर कोई और इंजन चाहिए होगा। देखें इसमें भी दो इंजन वर्क कर रहे हैं मेरे पास। मैं आपको दिखाता हूँ, एक आर है और दूसरा पाइथन है। आर और पाइथन, आप दोनों में से किसी भी इंजन को इसमें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास क्योंकि जो कोर्स है वो आर का है, तो हम आर को ही रन करना सीखते हैं। आपके पास भी ये आर इसमें इनकॉर्पोरेट जो है हुआ होगा। अच्छा, होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हैं। अगर क्लियर है तो काइंडली क्लियर टाइप करें, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ओके, बहुत शुक्रिया। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब ये जो है ना, हमारे पास चार स्क्रीन शो हो रही हैं। पहले तो इनका तारफ़ कर लेते हैं कि ये चार स्क्रीन है क्या, इनके नंबर क्या हैं। ये जिस स्क्रीन में मैं नोट कर रहा हूँ ये मैंने एक वर्ड लिखा है, ये आर की ज़ुबान का है। हैश इंग्लिश में या नॉर्मल से हम नंबर साइन या हैश टैग कहते हैं, लेकिन आर की ज़ुबान में इसका कुछ और मतलब है। आर एक्चुअली एक लैंग्वेज है, आपको ऑलरेडी पता होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हर लैंग्वेज की डिक्शनरी होती है, उसकी वोकेबलरी होती है, उसकी ग्रामर होती है। आर की भी इसी तरह वोकेबलरी भी है, ग्रामर भी है, डिक्शनरी भी है। हैश टैग का मतलब होता है हेडिंग। जब भी आप कहीं हैश टैग लिखा हुआ देखें तो इसका मतलब है हेडिंग या टाइटल। आर के अंदर ये जो आर का वर्ड नोट पैड है जहाँ पे हम ये टाइप कर रहे हैं चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ आप हैश टैग में लिखेंगे, आर उसको हेडिंग कंसिडर करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा 6+7, 6+7, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, ये देखें, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं आप।
या इसको ऐसे ही रन कर लें, जस्ट ये आपका जो कर्सर है ये इस लाइन में ब्लिंक करना चाहिए। ये ऊपर रन का बटन है। मैंने इसको रन किया, इसने मुझे एरर दे दिया, ठीक है। इसने कहा जी ऑब्जेक्ट एडिंग नॉट फाउंड। वो कह रहे जी ये जो आपने चीज़ लिखी है ना, ये मुझे समझ नहीं आई। इसका मतलब है ये, देखें कुछ भी रन नहीं हुआ, वही आंसर वही चीज़ आ गई, ठीक है। इसका मतलब है इसने हमें आंसर नहीं दिया। जब हम ये हैश टैग के साथ कोई लाइन लिखेंगे ना, तो आर उसको कोड कंसिडर नहीं करेगा। आर ये समझेगा कि ये हेडिंग है, ये हमने अपनी जो है ना वो हेल्प के लिए कुछ हेडिंग्स बनाई हुई है, कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। लेकिन जैसे ही हम हैश टैग को रिमूव करेंगे, अब देखें एक तो इसका कलर भी चेंज हो गया। कलर चेंज होने के साथ अब ये कोड बन गया, ठीक है। 6+9 यही कोड है। मैं इसको रन करता हूँ, ये देखिए अब इसका आंसर आ गया 15। तो हैश टैग का मतलब होता है हेडिंग टाइटल। अब मैं दोबारा इसके साथ हैश टैग लगा देता हूँ या नंबर साइन, और दोबारा इसका कलर चेंज हो गया, और इसको रन करता हूँ। तो ये देखें इसने मुझे दोबारा एरर दे दिया, इसने कहा जो ऑब्जेक्ट जो है वो एडिंग नॉट फाउंड। अच्छा, यहाँ पे मैं हेडिंग देने लगा हूँ। हमारे पास 4 विंडो हैं, ठीक है। स्क्रीन नंबर 1, इनको हम स्क्रीन कहते हैं, या फाइल है, लेकिन हम अपनी सहूलत के लिए, ताकि आसानी से हमें समझ आ जाए, हम इसका नाम रख लेते हैं स्क्रीन नंबर 1, स्क्रीन नंबर 2, स्क्रीन नंबर 3, स्क्रीन नंबर 4। हैशटैग जो साइन है ना, ये आप शिफ्ट और 3, शिफ्ट और 3 को आप इकट्ठा दबाएंगे तो हैशटैग साइन आपके पास शो हो जाएगा। शिफ्ट+3, ठीक है। हैशटैग का साइन आपके पास शो हो जाएगा। अगर नहीं शो हो रहा, या कोई इशू है आपके जो है वो लैपटॉप पे वो वर्क बटन काम नहीं कर रहा, तो ये मैंने आपको शेयर किया हुआ है, आप यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं। सर 4 स्क्रीन शो हो रही हैं, तो 4 के ना नंबर मैंने लिख दिए हैं, स्क्रीन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। अब इनमें से ये जो स्क्रीन है जहाँ पे मैं ये टाइप कर रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ, ये स्क्रीन नंबर 1 है। जहाँ पे मैं सारी इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूँ, इसका नाम है स्क्रीन नंबर 1। ये जो नीचे शो हो रही है ये वाली स्क्रीन, ठीक है, इसका नाम है स्क्रीन नंबर 2, ये वाली स्क्रीन। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ये शो हो रहा होगा इन्वायरमेंट इज एम्प्टी, ये स्क्रीन नंबर 3 है। उसके बाद लास्ट है स्क्रीन नंबर 4, स्क्रीन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ओके, अरसलान साहब मैं एक मिनट ये क्लियर कर लूँ, फिर आपकी स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर देखता हूँ क्या इशू है। अच्छा, 4 स्क्रीन है हमारी यहाँ पे ना, 1, 2, 3 एंड 4। होप कि अब आपको आइडिया हो गया होगा कि जब मैंने आपसे कहना है कि आप स्क्रीन नंबर 1 पे आएँ, तो आपने फ़ौरन ये स्क्रीन देखनी है, ठीक है। जब मैं आपसे कहूँ कि स्क्रीन नंबर 3 पे देखें, तो आपने फ़ौरन ये वाली स्क्रीन, ठीक है, ये जो जिस पे लिखा हुआ है एनवायरमेंट इज एम्प्टी, ये है स्क्रीन नंबर 3। स्क्रीन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। अब इन स्क्रीन के स्पेसिफिक नाम भी हैं। स्क्रीन नंबर 1, इसको हम कहते हैं स्क्रिप्ट फाइल। स्क्रीन नंबर 1 का नाम है स्क्रिप्ट फाइल। स्क्रीन नंबर 2, इसे कहते हैं कंसोल। स्क्रीन नंबर 2, इसका नाम है कंसोल। ये देखें यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है कंसोल। टर्मिनल और बैकग्राउंड जाओ, तो टर्मिनल और कंसोल, तो आपने कंसोल पे क्लिक करना है। इस स्क्रीन का नाम है कंसोल। थर्ड है ग्लोबल इन्वायरमेंट, ये यहाँ पे ये शो भी हो रहा है। ये देखें ग्लोबल इन्वायरमेंट, इस मुनासबत से इसका नाम ग्लोबल इन्वायरमेंट है। ग्लोबल इन्वायरमेंट।
फोर्थ जो स्क्रीन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप प्लाट्स या पैकेजेस वाली फाइल भी कह सकते हैं, प्लाट्स या पैकेजेस भी कह सकते हैं। प्लाट्स, पैकेजेस फाइल। स्क्रीन नंबर वन स्क्रिप्ट फाइल, स्क्रीन नंबर टू कंसोल, स्क्रीन नंबर थ्री ग्लोबल एनवायरनमेंट, और स्क्रीन नंबर फोर प्लाट पैकेजेस। ये जिस स्क्रीन में मैं टाइप कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें, ये है स्क्रीन नंबर वन, इसका नाम है स्क्रिप्ट फाइल। ये नीचे जो स्क्रीन है वन के नीचे, इसका नाम है कंसोल। ये थर्ड स्क्रीन है, इसका नाम है ग्लोबल इन्वायरमेंट। लास्ट जो स्क्रीन है इसे कहते हैं प्लाट्स या पैकेजेस वाली फाइल या पैकेजेस फाइल। अच्छा, ये तो इनके नंबर्स और नाम हो गए। अब इन स्क्रीन के काम क्या है? स्क्रीन नंबर वन, ये यूज होती है स्क्रिप्ट राइट करने के लिए, ठीक है। फॉर राइटिंग स्क्रिप्ट। स्क्रीन नंबर टू, अब स्क्रीन नंबर वन में जो हमने स्क्रिप्ट राइट किया होता है, स्क्रिप्ट राइट का मतलब ये है कि हमने आर की जुबान में आर से बात करनी है, ठीक है। तो हम जो आर को आर की जुबान में कहेंगे वो स्क्रिप्ट है। मसलन मैं यहाँ पे ये एक लाइन लिखता हूँ, 5 + 9। ये मैंने आर की जुबान में बात की, ये आर की जुबान के वर्ड हैं कुछ, ठीक है। प्लस के ना नंबर्स, ये आर की जुबान में मैंने इसे बात की, मैंने इसको कहा है कि 5 और 9 को जो है वो ऐड कर दो, उनको प्लस कर दो। ये मैंने लिखी है स्क्रीन नंबर वन पे। और इसको जब रन करूंगा, ये देखिए रन का बटन, इसका आंसर मुझे जो है वो स्क्रीन नंबर टू में मिलेगा। स्क्रीन नंबर वन पे मैंने ये कोड रन किया, ये कोड है एक्चुअली, इसको हम प्रोग्रामिंग की जुबान में कोड कहेंगे। जब इस कोड को मैंने रन किया तो इसका आंसर जो है मुझे स्क्रीन नंबर टू पे मिला। इसका मतलब ये हुआ कि जो कंसोल है ये में क्या शो करता है, रिजल्ट शो करता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल या सेंटेंस की फॉर्म में। ये आपको रिजल्ट्स देता है टेबल की फॉर्म में या सेंटेंस की फॉर्म में। अभी देखिए इसने हमें रिजल्ट्स दिए टेबल की फॉर्म में। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5, अगर मैंने गलती से यहाँ पे डबल प्लस लगा दिए, अब देखता हूँ इसको रन करके, दोबारा इसने इसको प्लस कर लिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 9, अब इसको रन करके देखता हूँ, ठीक है। ये 5 + 9, इसको रन किया। अब इसने मुझे जो है वो एरर दिया, ये कह रहा है जी एरर ऑब्जेक्ट 9 नॉट फाउंड। अब इसने जो मुझे आंसर दिया ना, वो सेंटेंस की फॉर्म में, ठीक है। लेकिन ये भी मैंने एक लिखा है, जब हमारे पास डाटा ज़्यादा होगा तो ये हमारे पास टेबल की फॉर्म में रिजल्ट शो होगा। अब आते हैं स्क्रीन नंबर थ्री की तरफ। स्क्रीन नंबर थ्री, इसका नाम है ग्लोबल इन्वायरमेंट। स्क्रीन नंबर थ्री में हम जो है वो फाइल को इंपोर्ट करते हैं। वो डाटा जिस पे हमने एनालाइज करना है, वो डाटा जिसका हमने ग्राफ बनाना है, वो डाटा जिसको हमने विजुअलाइज करना है, उस डाटे पे ग्राफ बनाने के लिए हमने उस फाइल को यहाँ पे लेके आना है, स्क्रीन नंबर थ्री पे। उसके बाद हमारे पास स्क्रीन नंबर फोर। स्क्रीन नंबर फोर में यहाँ पे हैं, अब जो प्लॉट्स आपका यहाँ पे क्रिएट होगा, यहाँ पे देखें मैंने अभी 5 + 9 किया तो इसका आंसर मुझे यहाँ पे शो हुआ। अगर मेरे पास यहाँ पे एक फाइल है, मैं आपको यहाँ पे फर्जी दिखाता हूँ, अभी आप इसको जो है ना वो प्रैक्टिस ना कीजिएगा, मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए कि अब ये देखें इसका मैंने प्लॉट ड्रा किया है। जस्ट मैंने सिर्फ एक कमांड दी है, प्लॉट आयरस, तो इसका प्लॉट जो है मुझे यहाँ पे स्क्रीन नंबर फोर में शो हो रहा है।
इसके अलावा इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, पैकेजेस। प्लाट पैकेजेस। पैकेजेस क्या हैं, इस पे हम जो है वो पूरी क्लास होगी हमारी, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेंगे कि पैकेजेस क्या हैं। क्योंकि इस पूरे सेशन में आर के पैकेजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको पैकेजेस की समझ आ गई तो समझ लें कि तकरीबन 50% आर की आपको समझ जो है वो आ गई। अच्छा, जहाँ तक अगर आप लोगों में से किसी को क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। फोर स्क्रीन की वर्किंग, ये देखें मेरे पास जो फाइल है, डाटा सेट है, वो यहाँ पे शो हो रहा है आइरिस का। ठीक है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे ये टेबल फॉर्म में स्क्रीन नंबर 1 पे शो हो गया है। अब इसको इंपोर्ट कैसे करना है, हमने फाइल को, एक्सेल के डाटे को कैसे इंपोर्ट करना है, वो भी हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। लेकिन काइंडली यहाँ तक मुझे कंफर्म कर दें, यहाँ तक क्लियर है। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है या किसी बात की समझ नहीं आई तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर तमाम पार्टिसिपेंट को ये क्लियर है तो काइंडली क्लियर या ओके टाइप कर दें, ताकि फिर मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलूँ। सर आइरिस फाइल जस्ट अभी आप थोड़ा सा वेट करें। ये फाइल को मैंने इंपोर्ट किया है, लेकिन अभी आपको मैं तरीका बताऊंगा कैसे इंपोर्ट किया ना। ये फाइल ऑलरेडी आर में मौजूद है, ये हमारा डाटा सेट नहीं है। ठीक है, तो इसको मैंने जस्ट आपको जस्ट ये ग्राफ दिखाने के लिए ना ये फाइल को इंपोर्ट किया है। तो अभी मैं इंपोर्ट वाले टॉपिक पे आने लगा हूँ, फिर उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं। नहीं, ये मेरे लैपटॉप में नहीं है, ये आर में मौजूद है। आर में एक्चुअली बहुत सारे, हर एनालिसिस के लिए ना एक सैम्पल डाटा सेट पड़ा हुआ है। यानी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर ये मेरे पास डाटा तो है, अब मैंने इसके ऊपर पीसीए लगाना है, या कोरिलेशन एनालिसिस करना है, या रिग्रेशन एनालिसिस करना है, या कोई भी एनालिसिस करना है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने डाटा कैसे अरेंज करना है अपना। तो उसके लिए आर आपको डाटा सेट प्रोवाइड करता है। अगर आपने अनोवा लगाना है तो अपना डाटा सेट इस तरह अरेंज कर लें। आपने अगर हीट मैप बनाना है तो अपना डाटा सेट इस तरह अरेंज कर लें। वो सारी चीज़ें हैं इसके अंदर ना। ठीक है, अभी जस्ट मैं आपको ये चार स्क्रीन की विंडो दिखा रहा हूँ। अभी आपने परेशान नहीं होना कि ये आयरस कहाँ से आ गया। ये इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अभी जस्ट आपने ये चीज़ देखनी है कि ये जो चार स्क्रीन्स की वर्किंग मैंने आपको बताई है, ये आपको क्लियर है। स्क्रीन नंबर 1 की जो वर्किंग है, यहाँ पे हम स्क्रिप्ट राइट करते हैं। स्क्रीन नंबर 2 ये हमें रिजल्ट देता है टेबल फॉर्म में। स्क्रीन नंबर 3 पे हमारा जो डाटा है ये इंपोर्ट होता है। और स्क्रीन नंबर 4 पे ये हमारे पास जो है वो प्लॉट शो होते हैं, और उसके साथ पैकेजेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक कि होप आप लोगों को क्लियर होगा। अच्छा, अगर आप लोग भी अगर ये लिखेंगे ना डाटा, ये इस तरह सेम, तो आपके पास भी आरएस का डाटा यहाँ पे शो हो जाएगा। अच्छा, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये स्क्रीन आपको क्लियर है। अब हम आते हैं वर्किंग डायरेक्टरी की तरफ। क्या वर्किंग डायरेक्टरी क्या होती है और कैसे क्रिएट की जाती है। अच्छा, वर्किंग डायरेक्टरी क्या होती है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ। आप में से कोई पार्टिसिपेंट साइंस का हो, या ओके। अच्छा, वर्किंग डायरेक्टरी क्या होती है। नज़र अब्बास साहब हैं, इनकी एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, फर्ज करते हैं कि नज़र अब्बास साहब जो है ना ये पीआईडी स्कॉलर हैं। और नज़र अब्बास साहब और प्लस इनके सुपरवाइजर।
नज़र अब्बास साहब और इनके सुपरवाइज़र जो है ना, ये ऑफिस में बैठे हुए हैं और आज इनका फर्स्ट डे है अपने सुपरवाइज़र के साथ। यानी इनको सुपरवाइज़र अलॉट हो गए हैं और सुपरवाइज़र के साथ इनकी मीटिंग है। फर्स्ट डे ही इनके सुपरवाइज़र इनको एक चाबी देते हैं, की देते हैं, और कहते हैं कि ये जो अलमारी नंबर 32 है, केबन नंबर केबन नंबर 32 जो है, ये नज़र साहब आपका है। आपने आज से जो रिसर्च से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, जिसमें केमिकल्स हैं, आपके आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, रिटर्न मटेरियल है, नोट्स हैं, सैंपल है, हर चीज़ आपने इस केबन में रखनी है, ताकि आपकी चीज़ें जो हैं वो गुम ना हो। नज़र साहब क्या करते हैं, केबन नंबर 32 पे आते हैं और यहाँ पे उसको चेक करते हैं, ऑन करते हैं और यहाँ पे अपने नाम का टैग लगा देते हैं। यानी अब जो केबल नंबर 32 है, ये नज़र साहब का। सेम इसी तरह जब हम कंप्यूटर पे आते हैं या लैपटॉप पे आते हैं, तो आप लैपटॉप पे देखें कि ये हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि इन एक तरह का डाटा जो है ना, एक फ़ोल्डर क्रिएट किया जाए। ये फ़ोल्डर, ये भी केबल है हमारे पास, ठीक है। इस फोल्डर में रख दिया जाए एक तरह का डाटा, ताकि ये डाटा जो है हमारा मिक्सअप ना हो। एक तरह की जो फाइलें हैं, फर्ज करें अगर हम फर्ज करते हैं कि हम लोग ना एक आर्टिकल लिख रहे हैं, एक थीसिस लिख रहे हैं, ठीक है। और आपके थीसिस में 3 आर्टिकल बनते हैं। तो आप 3 आर्टिकल्स के लिए 3 फाइल्स क्रिएट कर लें, ताकि उनका डाटा जो है वो आपस में मिक्सअप ना हो। तो कंप्यूटर की ज़ुबान में हम इसे कहते हैं फोल्डर। आर की ज़ुबान, सॉरी, लैब की ज़ुबान में हम इसे केबन कहते हैं, अलमारी कहते हैं। ये वही चीज़ है ना, उसमें हमने चीज़ें सेव करते हैं। जब हम कंप्यूटर पे आते हैं तो ये भी वही अलमारी है, बॉक्स है, जहाँ पे हमने चीज़ें सेव करनी है, अपने अपने डॉक्यूमेंट सेव करने हैं। यहाँ पे हम इसको फोल्डर कहते हैं। आर की ज़ुबान में इसी फोल्डर को हम कहते हैं वर्किंग डायरेक्टरी। आर की ज़ुबान में इसी फोल्डर को हम वर्किंग डायरेक्टरी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम यहाँ पे राइट क्लिक करके क्रिएट फोल्डर कर लेते हैं। वर्किंग डायरेक्टरी हम आर से क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आसान अल्फाज में आपको बताऊं कि वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, तो वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, एक फोल्डर है। वर्किंग डायरेक्टरी एक फोल्डर है जहाँ पे हमने आर से रिलेटेड, एनालिसिस से रिलेटेड तमाम चीज़ें वर्किंग डायरेक्टरी में रखनी है। अब अगला सवाल है कि वर्किंग डायरेक्टरी कैसे क्रिएट की जाती है। ये फोल्डर तो हमें पता चल गया, यहाँ पे कि राइट क्लिक किया तो फोल्डर ऑप्शन आया न्यू, और यहाँ पे फोल्डर का ऑप्शन आ गया, और यहाँ से हमने फोल्डर क्रिएट कर लिया। लेकिन जब हम आर पे आते हैं तो आर पे इसी फोल्डर का नाम है वर्किंग डायरेक्टरी। तो यहाँ से हम फोल्डर कैसे क्रिएट करेंगे। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट स्क्रीन नंबर 3 पे आए। होप कि अब आपको स्क्रीन नंबर 3 का पता होगा। स्क्रीन नंबर 3, ये ग्लोबल इन्वायरमेंट। स्क्रीन नंबर 3 ये ग्लोबल इन्वायरमेंट। इस स्क्रीन के अगर आप यहाँ पे कॉर्नर पे आए, यहाँ पे राइट साइड कॉर्नर पे जहाँ पे लिखा हुआ है प्रोजेक्ट नॉन, ये कर्सर आपको नज़र आ रहा होगा। प्रोजेक्ट नॉन, इसका मतलब है कि मैंने कोई वर्किंग डायरेक्टरी नहीं बनाई हुई, प्रोजेक्ट नॉन। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें जो मेरे पास डायरेक्टरीज बनी हुई हैं, जो फोल्डर्स बने हुए हैं, उनकी एक लिस्ट शो होगी, ठीक है। 27 है, 31 बैच है, ठीक है। ये मुख्तलिफ बैचेज जो हैं, इनकी वर्किंग डायरेक्टरी मेरे पास शो हो रही है, या प्रोजेक्ट जो, सॉरी, फोल्डर शो हो रहा है। अब हम चाहते हैं यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट करना। नया फोल्डर क्रिएट करने के लिए यहाँ पे है एक न्यू प्रोजेक्ट। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करें। न्यू प्रोजेक्ट। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि जिस पे अभी आपने जो विंडो ओपन की हुई है ना, इसको आप सेव करना चाह रहे हैं कि नहीं, क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो नया फोल्डर क्रिएट होगा, एक नई आर की फाइल क्रिएट होगी। मैं इसको कह देता हूँ कि इसको सेव कर दो, ठीक है। ये इसको सेव कर देगा। लेकिन सेव करने के बाद ये आपको एक और पेज पे ले जाएगा। यहाँ पे ये कह रहा है क्रिएट प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में न्यू डायरेक्टरी, एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी, वर्जन कंट्रोल। हमने आ जाना है न्यू डायरेक्टरी पे। इस पर क्लिक किया।
न्यू डायरेक्टरी पे क्लिक करने के बाद ऑप्शन है न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करें। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपसे ऑप्शन पूछ रहा है कि आप डायरेक्टरी का नाम क्या रखना चाह रहे हैं और इसको सेव कहाँ पे करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्टरी का नेम हम रख लेते हैं बैच या सॉरी 29 बैच। और सेव हम इसको कर लेते हैं, आप जहाँ पे इसको मर्जी सेव कर लें, मैं इसको ई में सेव कर लेता हूँ। ठीक है, और क्रिएट प्रोजेक्ट। जैसे आप क्रिएट प्रोजेक्ट करेंगे ना, आपके पास आर जो है बिल्कुल 0 मीटर से आ जाएगा, बिल्कुल जीरो से। आपने जो फाइल इंपोर्ट की हुई है वो भी गायब हो गई है, वो भी क्लोज हो गई है। ठीक है, यानी आपके पास एक नया फोल्डर क्रिएट हो गया। अब आपने जो काम करना है ना, वो सारा आपका जो बैच नंबर 29 है इसमें सेव होता जाएगा और आपके पास सारा डाटा एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ बैच। ये मेरे पास ये 29 बैच, ये देखें, ये इसमें आर की फाइल है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आर की फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये सेव होगी साथ साथ। जिस तरह MS वर्ड की फाइल होती है ना, उस पर क्लिक करते हैं तो वो डायरेक्ट फाइल जिस पे आपने काम किया होता है वो फाइल ओपन हो जाती है। मेरे पास एक्चुअली ऑलरेडी फाइल ओपन थी, इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रही है, ये फाइल ओपन होगी। तो जब आप फर्स्ट टाइम इसको ओपन करेंगे तो आपके पास अगेन 3 विंडो शो हो रही हैं। तो 4 विंडो शो करने के लिए आपने क्या करना है, ये मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक कर देना है, आपके पास 4 विंडो शो हो जाएंगी। उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे देखें, ये कोई सा विंडो छोटी है कोई बड़ी है। तो यहाँ पे जब आप इसको ये माउस को ना यहाँ पे लेके आते हैं यहाँ पे सेंटर में, ठीक है, यहाँ से आपको इसको पकड़ के आगे पीछे मूव कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको लेफ्ट या राइट इस तरह भी मूव कर सकते हैं। आप कोशिश करें कि इन 4 स्क्रीन का साइज़ जो है ये इक्वल हो। ठीक है, तो काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट करें और वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट करने के बाद डन टाइप करें। ओके, अच्छा एक स्टेप तो अभी जो है वो मुकम्मल कर लिया। ओके, अच्छा अभी नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि फाइल को हमने कैसे इंपोर्ट करना। इंपोर्ट एक्सेल फाइल इन आर, यानी अगर आप आर यूज़ कर रहे हैं, आर के ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं, तो आप एक्सेल की फ़ाइल को कैसे इंपोर्ट करें। मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में एक फ़ाइल शेयर करने लगा हूँ, वो काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट उसको डाउनलोड कर लें और डेस्कटॉप पे या वर्किंग डायरेक्टरी में उसको सेव कर लें। ठीक है, बल्कि उसको अभी डेस्कटॉप पे ही रहने दें, अभी वर्किंग डायरेक्टरी में उसको सेव ना करें। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट फ़ाइल को डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद डन टाइप कर दें।
ओके, मैक्सिमम पार्टिसिपेंट ने इसको डाउनलोड कर लिया। अच्छा, कुछ पार्टिसिपेंट के पास में भी व्हाट्सएप ना हो लैपटॉप पे, तो काइंडली आप इसको व्हाट्सएप को भी कनेक्ट कर लें लैपटॉप के साथ, ताकि जो फाइलें मैं शेयर करूँ आप यहाँ से डायरेक्ट जो है वो लैपटॉप में डाउनलोड कर लें। अच्छा, नेक्स्ट है इंपोर्ट एक्सेल फाइल इन आर, यानी जो एक्सेल की फाइल है जिस पे हमने एनालिसिस करना है, उस फाइल को इंपोर्ट कैसे करना है, ठीक है। तो इस स्टेप परफॉर्म करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ना हिना फारूक, आप 31 बैच में हैं? आई थिंक कल मैंने आपको आपके बैच में शेयर की थी फाइल। हाँ, वो आपके बैच में है, बल्कि अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने शेयर की थी, आप वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लें। आपके बैच में जो है ना वो ग्रुप में है, जी फाइकस के नाम से फाइल। ओके। अच्छा, यहाँ पे अगेन मैं एग्जांपल लूँगा, यानी हमारे पास थे सर, क्या नाम था उनका, नज़र अब्बास साहब। अब नज़र अब्बास साहब ने एक टास्क कंप्लीट कर लिया, यानी पहले दिन वो अपने सुपरवाइज़र साहब के पास बैठे हुए हैं। उनके सुपरवाइज़र ने उनको टास्क दिया कि ये चाबी है और ये अलमारी है, वहाँ पे अपने नाम का टैग लगा लें। इन्होंने क्या किया, उस अलमारी को अपने नाम से सेव कर लिया, टैग लगा लिया। हमने उसका नाम रख दिया वर्किंग डायरेक्टरी बैच 29। अब दोबारा वो अपने सुपरवाइजर साहब के पास वापस आते हैं और अगेन उनके सामने बैठ जाते हैं। उनके सुपरवाइजर अगेन उन्हें कहते हैं कि आप पीआईटी में, मोस्टली जो पाकिस्तान में ऐसे होता है, बाहर तो ऑलरेडी डिसाइड होता है कि आप लोगों ने क्या काम करना है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसे होता है कि सुपरवाइजर साहब आपसे पूछते हैं पहले कि आप क्या काम करना चाह रहे हैं पीएचडी में। अब फर्ज करते हैं कि नज़ीर अब्बास साहब, सॉरी नज़र अब्बास साहब, नज़र अब्बास साहब कहते हैं कि मैं, एक पौधा है जिसका नाम है फाइकस, फाइकस का एक प्लांट है, इसके ऊपर रिसर्च करना चाह रहा हूँ। मैंने एमफिल में भी इस पे काम किया हुआ है, तो मैं पीआईडी में भी इस पे काम करना चाह रहा हूँ। इनके सुपरवाइज़र कहते हैं, अच्छा आपने फाइकस का पौधा देखा हुआ है? कहते हैं जी मैंने देखा हुआ है। तो इनके सुपरवाइज़र कहते हैं कि आप ऐसा करें कि फाइकस के पौधे के लीफ या कोई सैंपल मुझे दिखा दें। अब नज़र साहब कहते हैं सर वो हमारी यूनिवर्सिटी में तो नहीं है, हमारे डिपार्टमेंट में तो नहीं है, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट से तकरीबन 20-25 किलोमीटर दूर ये पौधा मैंने देखा है, ये दरख्त मैंने देखा है लगा हुआ। अगर आप मुझे टाइम दें तो मैं इसका सैंपल ला के आपको दिखा सकता हूँ। इनके सुपरवाइज़र कहते हैं ठीक है, आप सैंपल जो है ना वो लें। अब डिस्टेंस जो है ये 20 से 25 किलोमीटर है। तो ऑफिस से लेके फाइकस का जहाँ पे दरख्त लगा हुआ है उस जगह तक पहुँचने के लिए नज़र साहब को किसी न किसी वे की, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। नज़र साहब अपने सुपरवाइज़र से सवाल पूछते हैं, सर मैं वहाँ तक जाऊँ कैसे, मेरे पास तो ट्रांसपोर्ट नहीं है अपनी। इनके सुपरवाइज़र कहते हैं कि आप ऐसा करें कि आप बाहर जाएं, कार स्टैंड में देखें हमारे डिपार्टमेंट की गाड़ी खड़ी है, देखें हमारे डिपार्टमेंट की गाड़ी है, और अगर है तो आप उस गाड़ी में जाके जो है वो
सैंपल लेके आ सकते हैं। नज़र साहब जाते हैं बाहर, और बाहर जाके देखते हैं आगे पीछे इन्हें डिपार्टमेंट की गाड़ी नहीं मिलती। ये वापस आ जाते हैं अपने सुपरवाइजर साहब के पास। अपने सुपरवाइजर को बताते हैं कि मैंने गाड़ी देखी लेकिन मुझे नहीं मिली। इनके सुपरवाइजर कहते हैं कि आप ऐसा करें, आप एचओडी साहब के ऑफिस जाएं और उनसे रिक्वेस्ट करें कि मुझे गाड़ी अरेंज करके दें, मेरे रिसर्च का काम है और मैंने सैंपल लेके आना है। नज़र साहब एचओडी साहब के ऑफिस जाते हैं और वहाँ से रिक्वेस्ट करते हैं। तो एचओडी साहब जो है वो उनके लिए एक गाड़ी का अरेंज कर देते हैं। अब गाड़ी जो है वो बाहर पार्किंग में आ जाती है। नज़र साहब जाते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं। यहाँ पे दो स्टेप इंपॉर्टेंट है, बल्कि तीन। पहला, वे ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी किस रास्ते, किस आपने वे को यूज़ करना है, ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना है। आपने कार में बैठ के जाना है, बाइक पे जाना है, बस पे जाना है, ठीक है। दूसरा, अगर आपको वहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं मिली तो आपने रिक्वेस्ट कहाँ से करनी है, एचओडी साहब को। नंबर तीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एचओडी साहब ने आपको गाड़ी अरेंज कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप है, जब तक आप गाड़ी को स्टार्ट नहीं करेंगे आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। गाड़ी को धक्का लगा के तो नहीं जाएंगे ना, हमें तो गाड़ी को ड्राइव करके जाना है। तो गाड़ी को ड्राइव करने के लिए आपको गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी, गाड़ी को एक्टिवेट करना पड़ेगा, टर्न ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। ये स्टोरी थी एक लैब से रिलेटेड। अब मैं इसको आर पे लेके आता हूँ। फर्ज कर लेते हैं कि ये जो डेस्कटॉप है ना मेरा, यहाँ पे फाइकस की फाइल पड़ी हुई है, ये, और ये आर पड़ा हुआ है, ठीक है। ये और इनमें तकरीबन जो डिफरेंस डिस्टेंस है ना, वो तकरीबन 20 किलोमीटर के। हमने इस फाइल को उठा के आर में लेके आना है, ठीक है। लेकिन ये सफ़र जो है ये 20 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे मैं ये फ़र्ज़ करें कि ये गाड़ी अरेंज कर दी है एचओडी साहब ने, ये गाड़ी पड़ी हुई है, इस गाड़ी में बैठ के हमने यहाँ पे जाना है, इसको उठाना है इसमें, और इसको यहाँ तक ले आना है, ठीक है। मैं इसको वापस भेज देता हूँ। ये फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। अब ये ट्रांसपोर्ट हमें अरेंज कर दी है, इस ट्रांसपोर्ट में हमने बैठ गए। अच्छा नज़र अब्बास साहब अब ट्रांसपोर्ट में बैठ गए हैं। तो जब तक ये ट्रांसपोर्ट को या कार को या गाड़ी, जो भी गाड़ी इनको मिली है, बाइक मिला है, इसको टर्न ऑन नहीं करेंगे, स्टार्ट नहीं करेंगे, ये अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। नज़र साहब इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे आते हैं, इसको बिठाते हैं अपने साथ फाइकस को, और यहाँ पे आर के पास ले आते हैं, ठीक है। अब इसी स्टोरी को हम प्रैक्टिकली करते हैं। ये हमने आर स्टूडियो ओपन कर लिया। अब नज़र साहब के सुपरवाइज़र कहते हैं कि जो फाइकस वाली फ़ाइल है ना, इस फाइल को आपने आर के ऊपर लेके आना है, आर स्टूडियो पे लेके आना है। ये फाइल है, ये आर स्टूडियो है। नज़र साहब कहते हैं कि सर मेरे पास तो ट्रांसपोर्ट नहीं है। इनके सुपरवाइज़र कहते हैं कि, बल्कि नज़र साहब कहते हैं जी मैं किस तरह जाऊं। इनके सुपरवाइज़र कहते हैं आप बाहर देखें, कहीं गाड़ी खड़ी है डिपार्टमेंट की। नज़र साहब आते हैं, यहाँ पे 4 रूम्स हैं, 4 कमरे हैं, यहाँ पे फ़र्ज़ करें ये विंडोज़ हैं, स्क्रीन है, यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है। आप देखें यहाँ पे कहीं भी कार, ट्रांसपोर्ट, किसी का भी कोई वर्ड नज़र नहीं आया, ठीक है। तो नज़र साहब यहाँ पे सारी चीज़ें घूम के वापस चले जाते हैं अपने सुपरवाइज़र के पास। सुपरवाइज़र से कहते हैं कि सर हमें जो है ना वो गाड़ी नहीं मिली। इनके सुपरवाइज़र कहते हैं कि आप ऐसा करें कि एचओडी साहब के ऑफिस जाएं, और बल्कि यहाँ पे आके कहते हैं कि ये पैकेजेस हैं, ठीक है। पैकेजेस मीन कि यहाँ पे गाड़ी का जो है ना स्टैंड है, आप गाड़ी के स्टैंड में जाके सर्च करें, क्या वहाँ पे आपको गाड़ी मिलती है। यहाँ पे आके देखते हैं काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, लेकिन ये यहाँ पे आके ना सर्च कर लेते हैं कार। जब ये कार लिखते हैं तो मेरे पास देखें यहाँ पे कार शो हो गया, कार डाटा। मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ ट्रांसपोर्ट,
तो उसका मतलब है मुझे यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट नहीं मिली, यानी अब्बास साहब कहते हैं यहाँ सर मुझे कोई ट्रांसपोर्ट नहीं मिली। ये वापस आते हैं सुपरवाइज़र के पास, सुपरवाइज़र इनको भेजते हैं एचओडी साहब के पास। एचओडी साहब का ऑफिस कहाँ पे है? स्क्रीन नंबर 4 पे। स्क्रीन नंबर 4 पे अगर आप पैकेजेस पे क्लिक करें, तो पैकेजेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक बटन है इंस्टॉल का। यहाँ पे आपको आपके एचओडी साहब ने एक एप्लीकेशन फॉर्म रखा हुआ है। आपको जो चीज़ रिक्वायर्ड है ना, आपने वो यहाँ पे लिखनी है। ठीक है। अच्छा, अभी जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई है ना, ये एक लैब की सुनाई है। ठीक है, यानी आप लैब में हैं और आपने कोई सैंपल लेके आना, तो आपको कोई ना कोई वे चाहिए, आपको कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट चाहिए। इसी तरह आर के ऊपर भी आपको फाइल को इंपोर्ट करने के लिए किसी ना किसी गाड़ी का अरेंज करना पड़ेगा। आप उस गाड़ी के थ्रू उसको उठा के यहाँ पे लेके आएंगे। अभी आप इग्नोर कर दें, ये कार मैंने जस्ट वैसे लिखा है, ये आपको नहीं शो होगा वहाँ पे। अच्छा, अब नज़र साहब जो है ना, ये आर स्टूडियो पे आ गए हैं। उनके सुपरवाइजर कहते हैं ये एक्सेल की फाइल है, इसको उठा के आपने यहाँ पे लेके आना है। नज़र साहब के जहन में पहला क्वेश्चन, जब भी आपको ना आर पे कोई टास्क मिले ना, कोई भी टास्क, मसलन आपके सुपरवाइजर कहते हैं आप ग्राफ बना के लाएं, आपके सुपरवाइजर कहते हैं आप कोरिलेशन निकाल के लाएं, तो आपके जहन में पहला क्वेश्चन फ़ौरन आना चाहिए कि इसके लिए पैकेज कौन सा इस्तेमाल होगा। अभी मैं पैकेज भी आपको क्लियर करता हूँ, बल्कि कल हमारी पूरी क्लास पैकेजेस पे होगी, पैकेजेस क्या होते हैं और उनको कैसे इंस्टॉल किया जाता है। अभी मैं आपको एक पैकेज जस्ट इंस्टॉल करके दिखाऊंगा जो हमारे लिए ज़रूरी है फाइल को इंपोर्ट करने के लिए। अच्छा, अब नज़र साहब के सुपरवाइज़र कहते हैं कि आप फाइकस की जो एक्सेल की फ़ाइल है ना, इसको लेके आएँ लैपटॉप के ऊपर, सॉरी आर के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन इनके माइंड में ये आएगा, जिस तरह पहला क्वेश्चन आया ना कि सर मैं कौन सी ट्रांसपोर्ट यूज़ करूँ, किस वे से जाऊँ। उन्होंने कहा जी आप गाड़ी का अरेंज करें। सेम इसी तरह आर स्टूडियो के ऊपर भी फाइल को इंपोर्ट करने के लिए आपने किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना है, किसी वे का यूज़ करना है। तो यहाँ पे जो वे यूज़ हो रहा है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहा है, जो फाइल यूज़ हो रही है आर के ऊपर एक्सेल की फाइल को इंपोर्ट करने के लिए, उसका नाम है रीड एक्सेल। अब आज साहब अपने सुपरवाइजर से पूछते हैं कि सर मैं कौन सा वे यूज़ करूँ। उनके सुपरवाइजर कहते हैं कि आप रीड एक्सेल, ये गाड़ी है, ये यूज़ करें। इस गाड़ी में बैठ के जाएं और फाइल को इंपोर्ट करके ले आएं। अब ये आके पहले देखते हैं कि यहाँ पे रीड एक्सेल की गाड़ी कहीं है। इनको कहीं भी नहीं मिल रहा रीड एक्सेल लिखा हुआ। ये फिर दोबारा आ जाते हैं पैकेजेस में, यहाँ पे आके सर्च करते हैं। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली यहाँ पे आएँ, स्क्रीन नंबर 4 पे यहाँ पे आके सर्च करें कि रीड एक्सेल आपके पास है यहाँ पे। स्क्रीन नंबर 4 पे आएँ। स्क्रीन नंबर 4 पे आने के बाद आप यहाँ पे चेक करें रीड एक्सेल आपको शो हो रहा है। अगर शो हो रहा है तो यस टाइप करें, और अगर नहीं शो हो रहा तो नो टाइप करें। ओके। अब आपके पास जिनके पास शो हो रहा है ओके, जिनके पास नहीं शो हो रहा ना, उन्होंने आ जाना है इंस्टॉल के बटन पे, यानी एचओडी साहब के पास आना है, इंस्टॉल के बटन पे आना है और यहाँ पे आपने लिखना है रीड एक्सेल। रीड एक्सेल, और इसको सिलेक्ट करना है। ये मैं दोबारा बता देता हूँ। ये पैकेजेस पे क्लिक करें पैकेजेस के साथ एक और बटन है इंस्टॉल। इंस्टॉल, यहाँ पे क्लिक करें रीड एक्सेल और टाइप करें। ये आपके पास सजेशन आ जाएगी, इसमें से रीड एक्सेल को सिलेक्ट करें और इंस्टॉल के बटन को क्लिक करें। जैसे ही आप इंस्टॉल का बटन प्रेस करेंगे, आपके पास स्क्रीन नंबर 2 में दो चेंजिंग आएंगी। एक तो यहाँ पे एक रेड डॉट अपीयर हो जाएगा, और दूसरा रेड लाइंस यहाँ पे चलना शुरू हो जाएंगी। और थोड़ी देर बाद आपके पास आ जाएगा पैकेज रीड एक्सेल सक्सेसफुली अनपैक्ड एंड MD5 सम चेक्ड। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट यहाँ तक कंप्लीट कर लें कि आपके पास ये लाइन आ चुकी है। आज की जो क्लास है हमारी वो यहाँ तक की थी, तो इंशाल्लाह कल की क्लास में हम
फाइल को इंपोर्ट करना सीखेंगे, और साथ ही साथ पैकेजेस के बारे में, और जो बेसिक प्लॉट्स हैं, आर के ऊपर प्लॉट कैसे बनाए जाते हैं, ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं, वो सीखेंगे। जहाँ तक आने लेकर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास यहाँ पे पैकेज रीड एक्सेल सक्सेसफुली अनपैक्ड एंड MD5 सम चेक्ड, यहाँ तक अगर आपके पास ये शो हो गया है तो बस यहाँ तक ही आज आपने रखना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल हम जो है वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। रीड एक्सेल पैकेज है, ये फंक्शन नहीं है। ये कल की क्लास में पैकेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि पैकेज क्या होते हैं और पैकेज और फंक्शन में क्या डिफरेंस है। कल आई थिंक मोहम्मद हफीज़ साहब, कल आपके पास आई थिंक ओपन हो रहा था। आप माइक ओपन कीजिएगा। तो क्या इशू हुआ है, क्या कोई एरर दे रहा था या फाइल करप्ट हुई थी, क्या इशू हुआ था? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ओपन ही नहीं हो रहा। मैं आपको व्हाट्सएप पे इसका इमेज सेंड करता हूँ। ठीक है, आपके पास जो है ना वो रैम कौन सी है? 4 GB है सर। रैम कम है ना आपके पास? पर आप ऐसा करें, जब आर को ओपन करते हैं ना, जी एक सर। दफ़ा अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट कर लिया करें, जो बाकी विंडो होती है ना एक्स्ट्रा, कोई और पैकेज कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ किया हो आपने, उसको क्लोज कर लिया करें, ठीक है। फिर उसकी स्पेस बन जाएगी, कम से कम आपके पास जो है ना वो 8 हो तो फिर फ़ौरन ओपन हो जाता है, सही सर। ठीक है। तो ये 4 है तो इस पर थोड़ा स्लो वर्क करेगा, आप उस पर ना लैपटॉप पे थोड़ा सा जो बर्डन है वो कम कर दें तो फिर इजीली ओपन हो जाएगा। ठीक है सर। ओके, ये एक ये मेल के नाम से कोई कि नाम इनका शो नहीं हो रहा, तो आई डिड नॉट गेट दिस ऑप्शन। ओके, थैंक यू। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। तो इंशाल्लाह कल हम जो है वो नेक्स्ट क्लास की तरफ चलेंगे। अगर मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं।